के घोषणा पत्र ने उद्धव शरद पवार की उड़ाई नींद। फिर शरद पवार पर बरसे राज ठाकरे, बताया तालुका का नेता। नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत के मास्टर प्लान का किया खुलासा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का महासंग्राम जारी है। 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। इससे पहले मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने अब अपने घोषणा पत्र का ऐलान कर दिया है। घोषणा पत्र उन्होंने जारी कर दिया है, जिसमें राज ठाकरे ने कई वादे जनता से किए हैं, लेकिन अपने वादों को वो कैसे पूरा करेंगे, इसकी जानकारी भी राज ठाकरे ने दी है। यानी ये घोषणा पत्र जो है, ये बाकी घोषणा पत्र से अलग इसलिए ही है क्योंकि राज ठाकरे ना सिर्फ ये घोषणा कर रहे हैं इस घोषणा पत्र में कि मराठी अस्मिता, किलो के संरक्षण से लेकर इंटरनेट और औद्योगिक क्षेत्र तक वो कई चीजों का हल निकालेंगे, लेकिन कैसे निकालेंगे, कैसे वो काम करेंगे महाराष्ट्र की जनता के लिए, ये भी विस्तृत जानकारी जो है वो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में दी है। और हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका है, क्योंकि राज ठाकरे खुलकर बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, वो एनडीए का समर्थन कर रहे हैं। वो इस बात का ऐलान एक इंटरव्यू में भी कर चुके हैं कि महाराष्ट्र में तो महायुति की सरकार बन रही है। वो इस बात की भी घोषणा कर चुके हैं कि दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तो देवेंद्र फडणवीस बनने जा रहे हैं। तो ऐसे में जाहिर तौर पर राज ठाकरे का सीधा मुकाबला महायुति के साथ है। तो ऐसे में ये जो घोषणा पत्र है, ये कहीं ना कहीं बड़ा खेला जो है वो महाविकास आघाड़ी के साथ, उद्धव ठाकरे के साथ वहां पर कर सकता है। दरअसल हम ये करेंगे कहकर राज ठाकरे ने अपने घोषणा पत्र को जारी किया है, लेकिन हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसकी जानकारी भी उन्होंने घोषणा पत्र में दी है। और साथ ही मनसे को 19 साल पूरे हो गए हैं। 19 साल के दौरान मनसे ने क्या किया है, इसकी जानकारी भी राज ठाकरे ने इस घोषणा पत्र को जारी करते हुए दी है। यानी इस चुनाव में कह सकते हैं कि ये महाराष्ट्र का जो चुनाव है, ये काफी ज्यादा कड़ा मुकाबला ना सिर्फ महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच बना जा रहा है, बल्कि राज ठाकरे जैसे जो नेता हैं वो भी अपना पूरा दमखम जो है वो चुनाव प्रचार में दिखा रहे हैं। और राज ठाकरे ने अब पुणे में एक जनसभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर से जो एनसीपी के नेता हैं शरद पवार, उन पर जोरदार हमला बोला है। एक बार फिर से राज ठाकरे ने वही सवाल शरद पवार पर दाग दिया है कि आपने अपने इलाके यानी बारामती में तो आपने उद्योग से लेकर तमाम चीजें स्थापित की, लेकिन ये चीजें आप महाराष्ट्र में क्यों नहीं कर पाए? आप इतने साल तक केंद्रीय मंत्री रहे, तमाम पदों पर रहे, लेकिन आप तालुका के नेता बनकर रह गए हैं। ये तमाम बातें राज ठाकरे ने एक जनसभा में शरद पवार पर कही है। क्या कुछ उन्होंने कहा और किस तरीके से वो एक बार फिर से एनसीपी नेता शरद पवार पर जमकर बरसे हैं, वो सुनिए। शरद पवार साहेबांच्या बारामतीमध्ये जा, बारामती तालुक्यामध्ये जा आणि त्या तालुक्यामध्ये गेल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल की किती इंडस्ट्रीज शरद पवार साहेबांनी त्या तालुक्यामध्ये आणलेले आहेत। किती किती उद्योग आणले त्या तालुक्यामध्ये। मग पवार साहेब, जर बारामती तालुक्यामध्ये जर समजा तुम्ही उद्योगधंदे आणू शकता, माझ्या महाराष्ट्रात का नाही आणले? आम्ही तुम्हाला महाराष्ट्राचा नेता म्हणून का म्हणायचं? जो महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक भागामध्ये उद्योगधंदे आणेल, महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक भागामध्ये जेव्हा उद्योगधंदे येऊन ज्याला रोजगार निर्माण होईल, माझ्या बेरोजगार तरुणांना ज्याला काम मिळेल, तो महाराष्ट्राचा नेता। स्वतःच्या तालुक्यामध्ये विकास करणं हा तालुक्याचा नेता। जाणता राजा बिंचा राजा तर नंतरचीच गोष्ट। पण मी एक महाराष्ट्राचं स्वप्न पाहतोय आणि ते स्वप्न खरं आहे। जे मला स्वप्न हे उतरवता येण्यासारखं आहे, पण तेव्हा पहिल्या उद्या तुम्ही सत्ताच मागतोय तुमच्याकडे।
या महाराष्ट्राची सत्ताच मागतोय. पण हे सत्ता मागत असताना पहिल्या 5 वर्षामध्ये हे गेले 50-60 वर्षाचे प्रश्न सुटणार नाहीत. तो आपने राज ठाकरे को सुना, जो लगातार चुनाव प्रचार महाराष्ट्र में कर रहे हैं. घोषणा पत्र उनका क्या असर महाराष्ट्र में दिखाएगा, इस पर भी निगाहें रहेंगी. लेकिन जिस तरीके से वो शरद पवार और उद्धव ठाकरे पर बरस रहे हैं, उसकी वजह हमने आपको बार बार बताई है कि उद्धव ठाकरे का हिंदुत्व की विचारधारा को त्यागना और कांग्रेस, एनसीपी जैसी पार्टियों के साथ गठबंधन करना, यह दरअसल मुख्य वजह है जिससे राज ठाकरे अपने ही चचेरे भाई उद्धव ठाकरे से काफी ज्यादा नाराज चल रहे हैं. वो दरअसल सीधे तौर पर नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीके से बीजेपी को लगातार समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं पर दरअसल जो केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, जो कि नागपुर से ताल्लुक रखते हैं, और नागपुर में जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस वहां पर जो है चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, लगातार नितिन गडकरी के जरिए भी चुनाव प्रचार महाराष्ट्र में किया गया है. कई ऐसे मुद्दे कहीं ना कहीं महाराष्ट्र चुनाव में देखने को मिल रहे हैं जिसको लेकर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ये मुकाबला कहीं ना कहीं दिख रहा है. तो ऐसे में नितिन गडकरी ने ये साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी और शिवसेना, एनसीपी का जो गठबंधन है, यानी जो महायुति का गठबंधन है, वो दरअसल महाराष्ट्र में जीत हासिल कर रहा है. यानी उन्हें पूरा भरोसा है कि बीजेपी ही जीतेगी, महायुति गठबंधन ही जीतेगा. लेकिन कैसे जीतेगा, क्या प्लान है बीजेपी का, इस पर भी जवाब जो है वो केंद्रीय परिवहन मंत्री ने दिया है. और किस तरीके से ताबड़तोड़ हमले जो हैं वो दरअसल महाविकास गाड़ी पर किए हैं, जरा सुनिए. महाराष्ट्र में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस, ये जो हमारी महायुति की अलायंस है, ये निश्चित रूप से चुनाव जीतती हुई दिख रही है और हमें कंफर्टेबल मेजोरिटी मिलेगी. क्योंकि लोकसभा का माहौल अलग था, इस समय का अलग है, और निश्चित रूप से हमारी जीत होगी, ऐसा मुझे विश्वास है. देखिए, पॉलिटिक्स में तो अलायंसेस बनती है, लोग आते हैं जाते हैं, और पार्टी का विस्तार करने के लिए और चुनाव जीतने के लिए अलायंसेस बनती है. ये तो कड़वा सच है. पर मुझे लगता है कि ओवरऑल ये सब अलायंस का फायदा होगा, हम जीतेंगे. मुझे नहीं लगता. देखिए, यहाँ जब दो फोर्सेस इकट्ठा होते हैं, अब वो तो कांग्रेस और शिवसेना साथ में आई, उनके कौन से विचार मिल रहे हैं, या एनसीपी के शरद पवार साहब के और शिवसेना के कौन से मिल रहे हैं. चुनाव में होता ही यही है. देखिए, हमारा देश एक है, हम सब भारतीय हैं. हमारे भारतीयों में उपासना पद्धति अलग है. कोई मस्जिद में जाता है, कोई बौद्ध विहार में जाता है, कोई चर्च में जाता है, कोई मंदिर में जाता है. ये अलग अलग हमारी उपासना पद्धति है, पर हम भारतीय हैं, हम एक है. और हम सब ने मिलकर आतंकवाद के खिलाफ, जो हमारे देश में विशेष रूप से हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को ध्यान में लेते हुए, हमारे देश में आतंकवादियों के खिलाफ और देश के दुश्मनों के खिलाफ हमने एक होना चाहिए. सबने जात, पंथ, धर्म, भाषा भूलकर, ये उसका स्पिरिट है. पूरे भारतीय एक हुए वहां बांटने का प्रयास है. कटेंगे तो कटेंगे. ये लोग उसका गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं, ऐसा अर्थ नहीं है. ये वो तोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो है, उसको तोड़ नहीं पाएंगे वो. देखो, उनको पूरा विश्वास है कि वो सत्ता पे आने वाले नहीं है, इसलिए कुछ भी बोलेंगे तो फर्क नहीं पड़ता. देखो, संविधान ना हम बदलेंगे, ना बदलने देंगे, ना बदलने की कोई हिम्मत करेगा. केशवानंद भारती केस में ये ऑलरेडी आ गया है कि साइलेंट फीचर जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के मूलभूत तत्व, वो बदल नहीं सकते. मूलभूत तत्व है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फंडामेंटल राइट, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र. ये कभी कोई बदल ही नहीं सकता. रहे बाकी जो 3 चैप्टर है, उसमें सबसे ज्यादा संविधान तोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया. कांग्रेस पार्टी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय के बाद इंदिरा जी को बचाने के लिए बाबा साहब के संविधान की धज्जियां उड़ाई, और 77 में जनता पार्टी ने आने के बाद फिर उस संविधान की जो गलतियां हुई थी उसको सुधारा. देखिए, आजकल सब जगह पर राजनीतिक पार्टी सरकार के द्वारा इंडिविजुअल बेनिफिट स्कीम्स लाती है और उसका फायदा होता है. और इंडिविजुअल जो गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, उनके इंटरेस्ट के लिए स्कीम लाना कोई गलत नहीं है. अब ये सभी लोग लाते हैं. नहीं, चुनाव के बाद हम आर्थिक स्थिति मजबूत करेंगे, रेवेन्यू बढ़ाएंगे, ये गलत बात है. जो व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करता है
वो खुद निर्णय करता है कि कौन से गांव में, कौन से जिले में और कौन से राज्य में इन्वेस्टमेंट करना है, और वहां के गवर्नमेंट की जो पॉलिसी वो देखते हुए करता है। ये आरोप सरासर गलत है, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने वाला है। नहीं, ये तो मराठा आरक्षण के लिए तो देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उसके ऊपर मार्ग निकाल के मदद की थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से मराठा आरक्षण के हम विरोधी नहीं है, पर वो जानबूझकर कुछ लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये चुनाव एकनाथ शिंदे, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस तीनों के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, और पार्टी हाईकमांड चुनाव के बाद हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड और चुने हुए लोग प्रतिनिधि अपने नेता का निर्णय करेंगे। अभी तो मैंने जो कहा ना कि पार्टी का जो शीर्षस्थ नेतृत्व है वो निर्णय करेगा। देखो, जब होगा तब पार्टी का जो शीर्षस्थ नेतृत्व वो निर्णय करेगा। देखो, महाराष्ट्र सुखी, समृद्ध और संपन्न बनाना चाहिए। महाराष्ट्र में वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा डेवलप हुआ तो खेती में और उद्योगों में प्रगति और विकास होगा और महाराष्ट्र अव्वल नंबर पर जाएगा। आज भी महाराष्ट्र सभी बातों में आगे है, आगे रहेगा, और उसके लिए हम सब लोग मिलकर दिल्ली में महाराष्ट्र के विकास के लिए प्रयास करेंगे। तो नितिन गडकरी को आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुझे विश्वास है कि हम जीतेंगे और मुझे लगता है कि हमें इस गठबंधन से लाभ होगा और हम जीतेंगे। जहां तक बात अजित पवार पर सवाल उठाने की है, तो उन्होंने कहा कि सरकार बनाने के लिए ऐसा राजनीति में होता रहा है और वही महाविकास अघाड़ी में भी हो रहा है। तो तमाम बातों का जवाब यहां पर नितिन गडकरी ने भी दिया। लेकिन कुल मिलाकर महाराष्ट्र में जैसे जैसे वोटिंग का दिन करीब आ रहा है, ये जो सियासी महासंग्राम है ये लगातार और ज्यादा दिलचस्प हो रहा है। वार पलटवार का दौर काफी तेज हो रहा है, लगातार शब्दों का कड़ा प्रहार एक दूसरे पर नेता कर रहे हैं, लेकिन किसका दांव कितना दम दिखाएगा ये 23 नवंबर को तय होगा। तो ऐसे में देखना होगा कि राज ठाकरे आखिर महाराष्ट्र की राजनीति में किस तरीके से अपना रंग दिखाते हुए नजर आते हैं। फिलहाल महाराष्ट्र के इस चुनाव को लेकर, इन चुनावी नतीजों को लेकर आपकी क्या राय है? किसकी बनेगी सरकार, कौन होगा सत्ता पर काबिज, और क्या राज ठाकरे उसमें निभा पाएंगे कोई अहम भूमिका? इस पर भी अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।